तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 26 हो गए थे, अब मैं शुरू कर रहा हूँ 27th एमसीक्यू। 27th एमसीक्यू ऐसा है, अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, और कुछ ऑप्शंस वहाँ पे दिए हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि एक कॉइल में जब करंट चेंज हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल यानी सेकेंडरी चेंजेस एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे जो 27 का ऑप्शन है वो है, लेट मी सी, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ, एक्सरे वगैरह वगैरह कुछ तो दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे बेसिकली सिंपल आंसर है इसका, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है उसमें हम सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग करंट इन प्राइमरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस ये आंसर नहीं हो सकता। सो यही और उसकी एप्लीकेशन है टू जनरेट सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ए। 27 का आंसर है ए, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इट शुड बी ग्रेटर दैन 1, इट शुड बी ग्रेटर दैन 1, NS/NP शुड बी ग्रेटर दैन 1, तभी तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज इन प्राइमरी। हालांकि करंट इन सेकेंडरी विल बी लेस दैन करंट इन प्राइमरी, क्योंकि पावर आउटपुट दोनों में सेम रहेगा, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। इन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट AC इज इंक्रीज टू 2200 वोल्ट इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर 2000, द NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट AC इज इंक्रीज टू, यानी ये जो है 220 वोल्ट ये है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज 220 वोल्ट, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज वो भी दिया है 2200 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वो दिए हैं 2000, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओरली इसका आंसर आ जाता है। तो देखो बेसिक इक्वेशन इज EP/ES इज इक्वल टू NP/NS। So therefore NP is equal to EP/ES into NS। EP जो है वो है आपका 220, ये है 2200 और ये है 2000। तो जो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे वो है ये 1/10 हो जाएगा, और ये 2000/10 वो आ जाएगा आंसर आपका 200 टर्न्स। 200 टर्न्स यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आ रहा है आपका ए। हियर द ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो जब हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो उसका एक डेरिवेशन हमने किया था, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। EMF इंड्यूस इन प्राइमरी एंड EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी, फिर इनका रेशो लिया था और उसके बाद ये इक्वेशन हमको मिला था। एनीवे बढ़ते हैं आगे। 30, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 3/2। ठीक है, ये दिया है। इफ पावर आउटपुट इज P देन इनपुट पावर इज, इफ पावर आउटपुट इज P देन इनपुट पावर इज। अब बाकी कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बस टर्न्स का रेशियो दे दिया है और आउटपुट की पावर दी है वो है P, तो इनपुट की पावर कितनी है? देखो मैंने पहले कहा कि बाकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की है। इसका मतलब ये है कि हमें आइडियल सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ेगी। आइडियल सिचुएशन यानी ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल। ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी पावर आपने इनपुट में दी है उतनी ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगी। तो इसका मतलब है, इसका जो आंसर है वो है P ओनली, क्योंकि हम यहाँ पे आइडियल केस को एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अदर कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम उस वक्त देख लेंगे। तो प्रैक्टिकली आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली देयर आर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, और कई बार बहुत ज़्यादा भी लॉसेस होते हैं। बट आइडियल केसेस में हम ये ऐसी को एज्यूम करेंगे क्योंकि ऐसी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी नहीं है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाँ जी, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 इन फ्रंट ऑफ अस। मैंने स्टेटमेंट्स
पूरी नहीं लिखी है मैंने, बस सर गिवन डाटा लिखा है, बट स्टेटमेंट्स अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ। अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स, इसलिए एनपी जो है वो 100 हो जाएगा। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ 200 टर्न्स, तो एनएस इज इक्वल टू 200। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। द पीक वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, देखो ये जो वोल्टेज है ना 120, ये सारे न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाई देगा कि प्राइमरी वोल्टेज इतना दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, प्राइमरी करंट इतना दिया है, सेकेंडरी करंट पूछा है, व्हाटएवर। ये जो वैल्यूज़ ये लोग मेंशन कर रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ पीक वैल्यू है, या फिर दूसरा इसके लिए वर्ड है आरएमएस वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, एसी करंट। तो फिलहाल के लिए यानी एक ऐसा एजम्पशन मत कर लेना कि ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये वोल्टेज है ना ये पीक वोल्टेज है, अदरवाइज कांस्टेंट वोल्टेज रहता तो ये म्यूचुअल इंडक्शन होता ही नहीं, बिकॉज वी नीड di/dt या फिर d∅/dt, दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन की गई है ये पीक वैल्यूज़ है या फिर ये आरएमएस वैल्यूज़ भी हो सकती है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस ये हम बाद में देख लेंगे, तो अभी के लिए उसकी चिंता मत करो। हाँ जी, तो प्राइमरी वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज 10 एम्पियर, प्राइमरी का करंट भी दे दिया है। द वोल्टेज एंड करंट इन सेकेंडरी आर, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सिंपल दो इक्वेशंस पड़े हुए हैं। कौन से इक्वेशंस है वो ये है ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। अब आप ऐसे ही विजुअली बता सकते हो कि NS/NP जो है वो 2 आ जाएगा, 200/100 that is equal to 2. So ES is equal to twice EP. So that is equal to 2 into 120 that is equal to 240. ये आ गया आपका सेकेंडरी वोल्टेज। लेकिन करंट के लिए क्या सारे इक्वेशन है, करंट के लिए भी हमने इक्वेशन डिराइव किया है। करंट का इक्वेशन है IS/IP इज इक्वल टू NP/NS। यस, करंट का जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल टू वोल्टेज रेशियो है। सो इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स में, एंड करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स में इनवर्स रिलेशन है, ये याद रखना। सो IS/IP इज NP/NS। सो NP/NS यानी ये NP है 100 और NS है 200, तो ये आ जाएगा 1/2। सो IS इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई 2। IP कितना है आपका है 10 एम्पियर डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ रहा है मेरा 5 एम्पियर। सो 240 वोल्ट एंड 5 एम्पियर, ये ऐसा आंसर है। सो यस, इट इज़ ऑप्शन ए, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन ए। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बाकी ये दोनों क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, बट फिर भी मैं करके दे देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2400 वोल्ट्स लाइन, ठीक है, एंड 80 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट लोड। ये देखो ये क्वेश्चन सब सेम है, बट वर्डिंग्स है ना थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो 80 एम्पियर जो करंट है ना वो आउटपुट में है, बट मैं एक बात बता दूँ, ये जो वोल्टेज दिया ना 2400 इट इज़ प्राइमरी वोल्टेज। हालांकि हम यहाँ पे बच जाते हैं थोड़े बहुत, अगर हमें यहाँ पे ये 2400 जो है वो कौन से प्राइमरी को दिया है या आउटपुट को दिया है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमें वोल्टेज निकालना ही नहीं है। देखो क्या निकालना है, द 2400 वोल्ट्स लाइन, देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2400 लाइन। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन शब्द यानी जो मेन सप्लाई होता है वो उसके लिए, और ये ट्रांसफार्मर हमेशा हम मेन सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वोल्टेज है ये प्राइमरी का वोल्टेज रहता है, ये याद रखना। सो 2400 वोल्ट लाइन इज प्राइमरी वोल्टेज, तो वो मैंने लिखा है EP इज 2400। बट ध्यान दो नेक्स्ट, 80 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट लोड। तो आउटपुट लोड का मतलब है सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिया है। सो IS स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी करंट, तो वो है 80 एम्पियर। प्राइमरी करंट उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का जो रेशियो ऑफ टर्न्स है वो दिया है 20/1, ठीक है। इफ़ ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी इज 100%, ठीक है, मेंशन कर दिया उन्होंने, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। देन द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल विल बी, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल IP हमें निकालना, IS दिया है, बस यही इक्वेशन यूज़ करना, किधर गया ये वाला। सो IP/IS इज इक्वल टू NS/NP।
मैंने उसका उल्टा कर दिया, ठीक है, दोनों उल्टे हो जाएंगे। सो आई पी अपॉन आई एस इज एन एस बाय एन पी, आई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इंटू आई एस। एन एस बाय एन पी कितना रहेगा 1/20, आई एस कितना दिया है 80, तो आपको जो प्राइमरी करंट है वो है 4 एम्पियर। हो गया, आंसर आ गया। ओके, ऑप्शन कौन सा है ये है आपका ऑप्शन सी, 32 का ऑप्शन सी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो दैट्स इट। जैसे मैंने कहा कि पहले अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया। सबसे मेन बात क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन जो है ना, ये हमें पता होनी चाहिए, ये कहाँ से आई ये हमने डिराइव कर ली है, बट ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इससे पहले वाली सीईटी एग्जाम्स में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये भले ही बहुत सिंपल है, बट इसको हल्के में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। फिर से सिमिलर क्वेश्चन ही है, आगे कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर ही लगेंगे, बट थोड़े सेपरेट लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है इसलिए, अदरवाइज कंसेप्ट इज सेम। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a loss free transformer has 500 turns in primary, so NP is 500 and 2500 turns in secondary, तो NS is 2500। द मीटर्स ऑफ सेकेंडरी, मीटर्स ऑफ इट सेकेंडरी यानी सेकेंडरी में हमने वोल्ट मीटर एंड एमीटर दोनों कनेक्ट कर लिया है। तो वोल्ट मीटर हमें सेकेंडरी का वोल्टेज बताएगा और एमीटर जो है वो हमें सेकेंडरी में से फ्लो होने वाला करंट बताएगा। तो मीटर्स का मतलब है वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये हमने सेकेंडरी में कनेक्ट कर दिया। द मीटर्स ऑफ सेकेंडरी इंडिकेट्स 200 वोल्ट्स एंड 8 एम्पियर्स, सो ES 200 वोल्ट है एंड सेकेंडरी का जो करंट है वो है 8 एम्पियर। अब बोल रहे हैं वो कि ढूंढो, अभी क्या ढूंढना है, करंट इन प्राइमरी एंड वोल्टेज। किधर है क्वेश्चन नंबर 33 है ना, हाँ। द वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी इज, ठीक है, चलो ढूंढ लेते हैं। सो फिर से EP बाय ES इज NP अपॉन NS। EP इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, NP अपॉन NS इंटू ES। So NP is 500, NS is 2500, ES जो है वो है 200। अब आप देख सकते हो कि ये जो है ना ये 1/5 आ जाएगा इंटू 200, तो मेरा जो प्राइमरी वोल्टेज है वो आता है 40 वोल्ट, ठीक है, ये 40 वोल्ट आ गया। अब फिर से हमें ढूंढना है प्राइमरी करंट, सो IP अपॉन IS वो रहेगा NS बाय NP। IP अपॉन IS विल बी NS बाय NP। सो देखो IP हमें क्या मिलेगा, IP इज NS बाय NP इंटू IS। हालांकि अगर आप समझ गए होंगे, अगर ये फटाफट करना है आपको, सो ये 5 टाइम्स सेकेंडरी करंट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ना ये 5 टाइम, देखो वोल्टेज जो है वो 1/5 सेकेंडरी वोल्टेज आएगा ना, तो करंट जो है ना वो 5 टाइम्स सेकेंडरी करंट आएगा। तो करके भी देख सकते हो, आपको वैल्यूज पुट करनी है तो, अदरवाइज जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो फटाफट कर सकते हैं इसको। NS है आपका 2500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू सेकेंडरी करंट कितना दिया है 8, सो ये हो जाएगा ये 5 8 जार 40 एम्पियर। सो देखो वोल्टेज भी 40 वोल्ट आ रहा है और करंट भी 40 एम्पियर आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास? यस, इट इज़ ऑप्शन बी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ये सारे के सारे क्लियर होंगे और हर एक में ना जो मेथड ऑफ गिविंग इन डाटा है ना वो थोड़ा अलग अलग है, हालांकि कंसेप्ट इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। स्टेटमेंट नहीं लिखी है, गिवन डाटा लिखा है। देखो क्या है स्टेटमेंट, में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। An ideal transformer has 100 turns in primary, so NP is 100, and 250 turns in secondary, so that means NS is 250. The peak value of primary voltage is 28 volt. The peak secondary voltage is nearest to. Nearest to हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही मिलने वाली है। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, तो हमें इन शॉर्ट क्या सेकेंडरी वोल्टेज ढूंढना है। अब सेकेंडरी वोल्टेज ढूंढना है यानी क्या करना है, ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP। ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP।
सो NS कितना है आपका, वो है 250 अपॉन 100 इंटू EP इज़ 28, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 14 हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो है 70 वोल्ट। तो सेकेंडरी वोल्टेज जो रहेगा वो रहेगा 70 वोल्ट। अच्छा, एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। उसकी वजह से इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जिसमें सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल्स। If number of turns in secondary is less than number of turns in primary, तो voltage induced in secondary will be less than voltage induced in primary। और उसकी वजह से हमें वहाँ पे वो जो रहेगा ट्रांसफार्मर उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो ये वोल्टेज कम इंड्यूस क्यों होता है? क्योंकि फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि फ्लक्स कितना रहता है? फ्लक्स इज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी मिलेगा आपको। ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी ज़्यादा वोल्टेज। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो वोल्टेज इंड्यूस्ड है जो है वो भी कम हो जाएगा। ये बेसिक आइडिया है यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो कंसेप्ट अभी बताई है ज़रा अच्छे से याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन रिड्यूस एडी करंट्स इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बाय, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब वहाँ पे जो ऑप्शन दिए ना, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर, बाय मेकिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नहीं। बाय यूजिंग वीक AC हाई पोटेंशियल, नहीं। बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ। एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए हमने जब थियोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि अगर एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऐसे स्लॉट्स बना दिए आपने, तो एडी करंट्स का जो पाथ है वो कम हो जाएगा। ये हमने देखा था, पर ये ट्रांसफार्मर में इतना खास पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है? तो ये एक मेटल ब्लॉक है ना, ये मेटल ब्लॉक है विच इज़ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो हम क्या करेंगे, इस मेटल ब्लॉक के टुकड़े करेंगे, स्लाइस करेंगे। जैसे ब्रेड की स्लाइस होते हैं वैसे यहाँ पे हम इसके स्लाइस करेंगे, ठीक है। अब हमने स्लाइस कर दिए तो अलग अलग स्लाइस हमें मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लैमिनेट करेंगे, ठीक है। तो लैमिनेट करेंगे इसका मतलब क्या है, उस हर एक स्लाइस के ऊपर हम एक कोटिंग लगा देंगे। हर एक स्लाइस के ऊपर जो है हम ना एक इंसुलेटिंग कोटिंग लगा देंगे। और वो कोटिंग हमने लगा दी तो वापस से हम पूरे स्लाइस को फिर से एक बार कनेक्ट कर देंगे। यानी अब ये स्लाइस में जो है ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, और एडी करंट जनरेट भी हो गए ना तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल अभी आ गया है। तो एडी करंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। सो हियर वी यूज़ बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर। तो ये लैमिनेशन हम करते हैं, हर एक स्लाइस को बेसिकली वो पूरा मेटल ब्लॉक को कट करते हैं, उसके ऐसी प्लेट्स यानी स्लाइसेस बनाते हैं। हर एक प्लेट के ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं और सारी प्लेट्स को फिर से एक बार जोड़ देते हैं, सो दैट वी आर गेटिंग अ सॉलिड मेटल कोर। अब भले ही वो लैमिनेट है बट फ्लक्स कैन पास थ्रू दैट। फ्लक्स ऐसे कॉमनली पास हो सकता है इसमें से, हाँ, बस वो करंट पास नहीं हो सकता। तो यही एक बात है। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एडी करंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। एडी करंट्स रिड्यूस हो जाते हैं, उसके कारण हीटिंग जो है, हीटिंग लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूस मेटल ब्लॉक यूज़ करोगे ना तो वो जो ट्रांसफार्मर ना कुछ ही पल में जल जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे एडी करंट्स इंड्यूस होने के चांसेस है। तो ये एक बात आप याद रखना, लैमिनेटेड कोर का मतलब ये ऐसा रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 36 है कुछ इस तरह से, नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 है ही नहीं, मैंने वो होमवर्क के लिए रखा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन शोज एन आउटपुट 2 एम्पियर एट 11,000 वोल्ट। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है इट इज़ कनेक्टेड टू लाइन वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज यानी समझ लेना कि ये प्राइमरी का ही वोल्टेज दिया है। सो प्राइमरी वोल्टेज उन्होंने कितना दिया है, प्राइमरी वोल्टेज उन्होंने दिया है 220 वोल्ट। ये जो मेन सप्लाई आपके घर में आता है उसे कहते हैं लाइन वोल्टेज या फिर लाइन सप्लाई, ठीक है। अब प्राइमरी वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट।
आउटपुट देखो तो करंट दिया है IS and it is given to be 2 ampere current in secondary. Voltage in secondary is also given, it is 11,000 volt. The current drawn from the primary is, current drawn from the primary हमें निकालनी है। तो अब क्या हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। देखो क्या है बेसिकली, EP by ES is equal to NP by NS and this is also equal to IS by IP. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू IS बाय IP, यानी हम ये बोल सकते हैं कि EP बाय ES इज इक्वल टू IS बाय IP एंड हेंस क्या निकालना है हमें? प्राइमरी करंट निकालना है ना। तो प्राइमरी करंट कैन बी गिवन बाय प्राइमरी करंट इज इक्वल टू IS इंटू ES अपॉन EP। ये एक और इक्वेशन है पावर का, पावर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? EP IP इज इक्वल टू ES IS। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सेपरेटली अगर पूछते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बट कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। सो प्राइमरी करंट इज IP विच इज इक्वल टू ES बाय EP इंटू IS। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो है 11,000 और जो इनपुट वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, वो है 220 इंटू करंट जो है सेकेंडरी करंट, वो करंट कितना दिया है? वो है 2 एम्पियर। तो अगर मैं इसे देखूँ अच्छे से, सो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 100/2। तो ये 100/2 यानी ये 50 आ जाएगा इंटू 2। तो जो प्राइमरी करंट है वो आ रहा है 100 एम्पियर। प्राइमरी करंट जो आ रहा है वो आ रहा है 100 एम्पियर। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या? 37, यस, इट इज़ ऑप्शन ए। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्या मैंने सॉल्व किया है। ये इसके अलावा ये भी ठीक था, बेसिक दोनों का मतलब भी सेम है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ऐड कर दिए हैं सो दैट आपको वो याद रहे, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वो होमवर्क में मैंने दे दिया है, कर लो, सिमिलर क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई 200 वोल्ट टू ऑपरेट 6 वोल्ट 30 वैट बल्ब। द करंट इन प्राइमरी इज। ओके, तो यहाँ पे मेन सप्लाई ये है, यानी ये प्राइमरी को दे दिया हमने। तो EP इज 220 वोल्ट एंड ES है आपका 6 वोल्ट, ठीक है। द करंट इन प्राइमरी इज। सो बेसिकली पावर सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे इफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं दी है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से आप ये डिराइव कर सकते हो क्या? सेकेंडरी करंट, बिकॉज ये आउटपुट की पावर है, आउटपुट की यानी बल्ब की पावर, यानी जो सेकेंडरी जो पावर सबको प्रोवाइड कर रही है वो है 30 वैट। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं IS इंटू ES इज इक्वल टू 30 एंड दैट्स वाई IS इज इक्वल टू 30 अपॉन ES। तो यहाँ से सेकेंडरी करंट मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ है कि पावर सेम है, तो वी कैन राइट EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। सो अब देखो गड़बड़ होगी, इसकी वजह से खास ज़रूरत नहीं है। सो हमें निकालना है IP, ES इंटू IS इज 30, ये दे दिया है। सो IP इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय EP। सो 30 एंड प्राइमरी वोल्टेज जो दिया है वो कितना है? 220। सो आप यहाँ पे IP निकाल सकते हो, प्राइमरी करंट निकाल सकते हो क्या? चेक करो। हाँ, करेक्शन था यहाँ पे, ये 200 है। सो ये हो जाएगा 200, तो ये 3/20 जो है वो हो जाएगा 0.15 एम्पियर। तो आपका जो प्राइमरी करंट है ना वो है 0.15 एम्पियर। तो हालांकि इस इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना ये आउटपुट में कनेक्टेड है, ये बल्ब जो है वो आउटपुट में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट जो है ना सेकेंडरी कॉइल, उसकी जो पावर है वो इतनी है। अगर उसकी पावर इतनी है इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज 30।
ठीक है, बस इतना ही, इसकी इस स्टेप की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और अगर ये 30 है देन वी हैव द सिचुएशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, और वो ये कहता है आइडियल ट्रांसफार्मर कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, एंड हेंस वी कैन राइट दिस इक्वेशन EP IP इज इक्वल टू ES IS। ES IS जो है वो है 30 हो गया। आगे के कैलकुलेशंस बहुत ही क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है D। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ऑप्शंस है वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस। देखो अब ट्रांसफार्मर का रेशो वगैरह हमें कुछ नहीं दिया, तो हम ये बोल नहीं सकते कि वोल्टेज में रिमेन सेम। यस, वोल्टेज कब सेम रहेगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम रहेंगे, बट यहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन दी नहीं है। तो जनरल कोई भी ट्रांसफार्मर हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वोल्टेज और करंट सेम रहेंगे। सो वो यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे, वो बदल सकते हैं। हाँ जी, तो जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। तो बात ऐसी है कि जितनी फ्रीक्वेंसी इनपुट में रहती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी कॉइल में मिलती है। जितनी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी सप्लाई की रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी सप्लाई की मिलेगी। सो द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का। बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, होमवर्क असाइनमेंट में। सो अब यहाँ पे जो दिया है ना, देखो कैसे दिया है, मैंने सिर्फ गिवन डाटा लिखा है, बस स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 1000 वोल्ट टू डिलीवर 20 एम्पियर एट 120 वोल्ट। टू डिलीवर यानी आउटपुट दिया है। सो 20 एम्पियर ये सेकेंडरी करंट हो जाएगा एंड 120 वोल्ट जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 1000 वोल्ट ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी मेंशन की गई है और वो ये है, इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 80%, इफ़िशियंसी इज़ 80%, देन प्राइमरी करंट इज़। तो प्राइमरी करंट यहाँ पे पूछा। इफ़िशियंसी का मतलब होता है, ये एटा इज जनरल सिंबल फॉर इफ़िशियंसी, एंड इफ़िशियंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो इनपुट पावर इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब देखो इनपुट पावर यानी EP इंटू IP, इफिशियंसी है 80%, 80% यानी 80/100, परसेंटेज में नहीं चलेगा ये 80/100, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड आउटपुट पावर इज ES IS। अब देखो EP दिया है आपको 1000 इंटू IP हमें डिराइव करना है, ये हो जाएगा 0.8। ES जो है वो दिया है 120 और IS दिया है 20। अब होपफुली आप इसे कर सकते हो। जो प्राइमरी करंट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेट अस चेक कितना आ रहा है। ये 1000 इंटू ये 800 हो जाएगा। सो 120 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 800, तो ये 2 zeros यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो IP जो है ना वो 3 एम्पियर आ रहा है मेरा। 3 एम्पियर है क्या कोई ऑप्शन यहाँ पे? यस, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑप्शन A। सो ये था क्वेश्चन। अब ये एक अलग टाइप हो गया जिसमें इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी दिए जाएगी, यानी ये जो है ना ये आइडियल ट्रांसफार्मर है नहीं, ये प्रैक्टिकल केस वाली सिचुएशन वो बता रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला गिवन फॉर इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स में होमवर्क में दे दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर कर लेना। किसी में डाउट है तो मुझे बता दो। तो यहाँ पे फ़िलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। थियरी अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट है तो वो बता दो। और एक बात है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पढ़ना मत भूलना। बहुत अच्छे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। थोड़े डेरिवेशन ओरिएंटेड है यो, बट फिर भी ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पढ़े बिना आगे मत जाना। पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही था।
ये क्वेश्चन बस एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इफ़िशियंसी जिसमें दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। तो अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यू टॉपिक शुरू करूँगा, दैट इज़ AC करंट।